गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बेटा क्लास 10th मैथ के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। बेटा मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि आपके यूपी बोर्ड के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर होगा। इस मॉडल पेपर में सॉल्व करने से पहले बेटा कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए। अभी तक जो भी बच्चे मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो अब मेरे व्हाट्सएप नंबर 7880960882 इस नंबर पे आप मुझको बेटा मैसेज करेंगे, अपना नेम और डिस्ट्रिक्ट को लिख के मुझको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि मैं आपको टेलीग्राम के जो आपकी लिंक है वो आपको शेयर कर दूंगा, जिससे आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पे ज्वाइन होने के बाद आपको एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ, जिन जानकारियों को बेटा मैं आपका वीडियो नहीं बना पाता हूँ वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, जिससे आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी हेल्प मिलती रहती है मेरी तरफ से। तो आप लोग अगर अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप मुझको इस नंबर पे अपने व्हाट्सएप के थ्रू मुझको बेटा कांटेक्ट करेंगे, अपना नेम और डिस्ट्रिक्ट को लिख करके भेज देंगे और क्लास को भी उसमें डाल देना, तो मैं आपको वहाँ से लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से जा करके आप ग्रुप में जुड़ जाना। अब बात करते हैं बेटा मॉडल पेपर की। तो आपको पता ही है कि इस बार का जो मॉडल पेपर है वो आपके नए सीक्वेंस में आना है, और मॉडल पेपर का कुछ करने का तरीका कुछ ऐसा होगा, ध्यान समझिए। मॉडल पेपर को 4 पार्ट होंगे बेटा। कितने पार्ट होंगे बेटा? 4 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में आपके पास बेटा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। कौन दिए जाएंगे बेटा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि आपके 20 मार्क्स के होंगे। इसके बाद के जो वीडियो होंगे बेटा सेकंड में बेटा आपके पास 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे बेटा? 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे यहाँ से 20 मार्क्स बेटा। फिर थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछे जाएंगे बेटा आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर, एक मिनट रुकना बेटा, क्वेश्चन मुझको थोड़ा देख लीजिए। हाँ, आपसे बेटा 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से आपको 5 करने होंगे। 6 आपसे पूछे जाएंगे, उनमें से आपको 5 करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका बेटा एवरी क्वेश्चन के 4 मार्क्स होंगे, तो टोटल हो गए जो आपके 25 क्वेश्चन के हो जाएंगे बेटा। कितने हो गए बेटा? 20 क्वेश्चन हो गए, वो 20 मार्क्स हो गए। कितने मार्क्स हो गए? 20। तो 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव, 6 आपके 2 मार्क्स वाले, जिससे आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। और आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा थर्ड क्वेश्चन में, जहाँ पे 6 पार्ट होंगे और उनमें से आपको 5 पार्ट ऑब्टेन करना होगा, और प्रत्येक जो आपके क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स होगा। तो टोटल यहाँ से 20, तो नंबर आपके हो गए कितने बेटा? 52। कितने हो गए बेटा? 52। और गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हम क्लास में बात करेंगे क्लास 10th मैथ के मॉडल पेपर की, जिसमें आपको मॉडल पेपर को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देना चाहता हूँ बेटा, कि मॉडल पेपर में जो इस साल का जो पेपर है उसका पैटर्न जो है इस बार चेंज हुआ है। क्वेश्चन को आपको 4 पार्ट में दिए जाएंगे बेटा। कितने पार्ट में दिए जाएंगे? 4 पार्ट में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में आपके पास 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। कितने बेटा? 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और एवरी क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स का होगा। तो टोटल 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपके फर्स्ट पार्ट में होंगे, जिसमें 20 की 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। पार्ट 2 में आपके 2 नंबर्स वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे, दो बेटा आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और यहाँ से आपको 12 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। पार्ट थर्ड में बेटा आपको 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि 6 होंगे, लेकिन उनमें से आपको अटेम्प्ट जो करना है वो 5 ही करना है। कितने करना है बेटा? 5 अटेम्प्ट करना है, एक आपके लिए ऑप्शनल होगा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएंगे बेटा 20 मार्क्स। और इसके बाद 6 मार्क्स के बेटा आपके पास 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि होंगे 18 मार्क्स के। टोटल यहाँ से 70 मार्क्स का पेपर कुछ इस पैटर्न में आएगा, कि आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के, 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 मार्क्स के, पर उसमें आपको करने होंगे केवल आपको 5 क्वेश्चन। इसके बाद 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब दी तक जो भी बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो बच्चे मुझको 78809608 और 82 इस नंबर पे अपना नेम, क्लास और डिस्ट्रिक्ट को लिख करके मुझको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे मैं आपको टेलीग्राम के चैनल की लिंक में जा करके प्रोवाइड करा के आपको जो ऐड कर दूंगा उसमें, क्योंकि वहाँ पे मैं काफ़ी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, जिनका मैं वीडियो आपको नहीं बना पाता हूँ। अब हम बात करते हैं बेटा मॉडल पेपर की। ये मॉडल पेपर आपका फर्स्ट मॉडल पेपर है, और ऐसे मैं आपको 5 मॉडल पेपर कराऊंगा। कितने कराऊंगा बेटा? 5। लेकिन आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि आपको पहला मॉडल पेपर मेरे तरफ से सॉल्व कराने के बाद दूसरा मॉडल पेपर तभी आपको सॉल्व कराया जाएगा जब इस पहले मॉडल पेपर में मेरे पास 1 के व्यूज हो जाएंगे। कितने व्यूज हो जाएंगे बेटा? 1 के। अगर 1 के व्यू आप जितना जल्दी करेंगे, आपको सेकंड जो आपके पास मॉडल पेपर होगा उतना ही जल्दी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अब देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल शो इन द फिगर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल विल बी। आपसे पूछा गया है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को
को आपको ग्राफ के बेसिस पे एक्सप्लेन करना है। किसके बेसिस में? ग्राफ के एक्सप्लेनेशन में देखना है कि इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। तो याद रखना बेटा, जब भी पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हो तो उसके जीरोज लिखना हो। तो जीरोज का मतलब होता है एक्स एक्सेस में वो कितनी जगह कट कर रहा है। एक्स एक्सेस में वो ग्राफ जितनी जगह कट करेगा वही आपके ग्राफ जीरोज होंगे। तो देखिए, पहला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कितने जगह बेटा आपको वो कनेक्ट कर रहा है? 4 जगह आपको कनेक्ट कर रहा है। कितने जगह बेटा? 4 जगह आपको वो क्या कर रहा है बेटा? कट कर रहा है। 4 जगह आपको कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 4। तो आपके फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखना बेटा, नंबर ऑफ जीरोज अगर विथ द हेल्प ग्राफ फाइंड करना है तो आपको एक्स एक्सिस पे उसके कट पॉइंट देखने होंगे। तो 1 2 3 4 पॉइंट है, तो 4 जगह आपके हो गए। वाई में यही जाना है कि इसको नहीं गिनना, ये वाई एक्सिस है बेटा, केवल ये 4 हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, आपसे बोला गया है कि इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या है बेटा? जीरो है। देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा की पावर 4 प्लस कॉस थीटा की पावर 4 विल बी। अब बोला गया बेटा साइन थीटा और कॉस थीटा आपके पास क्या है बेटा? इक्वल है। पहला क्वेश्चन बोला गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। तो क्या बेटा कल के दिन आप इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू बेटा कॉस थीटा दिया है। अब देखिए, साइन और कॉस दोनों बेटा क्या है बेटा? इक्वल है। दोनों के दोनों क्या है बेटा? इक्वल है। अगर दोनों इक्वल हैं तो कब इक्वल होंगे? जब हमारा थीटा कितना होगा बेटा? 45। साइन और कॉस की वैल्यू को इक्वल होने का मतलब है कि थीटा कितना हो जाएगा बेटा? 45। अगर थीटा 45 हो गया तो अब बताइए, हमको निकालना है बेटा साइन थीटा की पावर 4 प्लस कॉस थीटा की पावर 4 का वैल्यू। तो थीटा इक्वल टू आप यहाँ पे कितना पुट कर दीजिए बेटा? 45 पुट करिए। थीटा इक्वल टू यहाँ पे आपको कितना पुट करना होगा बेटा? 45 पुट करना होगा। जब पुट करोगे तो यहाँ हो जाएगा बेटा साइन 45 डिग्री की पावर 4 प्लस कॉस 45 डिग्री की पावर बेटा 4। अब बताइए मुझको, साइन 45 की वैल्यू होती है बेटा 1/√2, ठीक है, 1/√2 की पावर 4 प्लस बेटा कॉस 45 की भी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/√2। तो 1/√2 की पावर हो जाएगा बेटा कितना? 4। अब 1/√2 की पावर 4 होता है बेटा 1/4, और ये 1/√2 की पावर 4 होता है 1/4। तो अब जब एलसीएम लेंगे तो बेटा हो जाएगा 1 + 1/4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2/4, और सॉल्व करोगे फाइनली तो आ जाएगा यहाँ से 1/2। कितना आ जाएगा बेटा? 1/2। आपका यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2। तो सेकंड का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है बेटा, थर्ड क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 फ्रॉम वाई एक्सेस। आपको डिस्टेंस बताना है 3,4 की, किससे बेटा? वाई एक्सेस से। किससे बताना है? वाई एक्सेस से। जब भी आपको इस सवाल को करने के, देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ बेटा, जब भी आपको किसी पॉइंट से, किसी पॉइंट एंड एक्सेस के बीच की डिस्टेंस निकालना हो, किसके बीच के? एक्सेस के बीच की अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो आप क्या करिए, जिस एक्सेस से पूछा है, जिस एक्सेस से डिस्टेंस पूछा है उस पॉइंट के, उसके अपोजिट एक्सेस का पॉइंट लिख देते हैं। जैसे देखिए पॉइंट दिया है 3,4 और इससे किससे पूछा? वाई एक्सेस से पूछा। तो अगर वाई एक्सेस से डिस्टेंस पूछा है तो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उसका आंसर होगा। वाई एक्सेस से पूछा है तो वाई एक्स को काट देना है, वाई एक्सेस का पॉइंट काट देना है उस पॉइंट से, और जो बचा वही आंसर होगा। तो वाई एक्सेस से पूछा है तो वाई एक्सेस से मतलब वाई वाला कोऑर्डिनेट काट देना है पॉइंट से, तो बचा कितना? 3 यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 यूनिट। ये ट्रिक है बेटा, आपको जब भी पॉइंट और एक्सेस के बीच की डिस्टेंस निकालना हो तो एक्सेस वाला कोऑर्डिनेट उड़ा देंगे, जो कोऑर्डिनेट बचेगा वही आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर बेटा आपके थर्ड का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है तो इनको आपको तुरंत देखते ही सॉल्व करना है। ये नहीं कि अभी इसमें पेन कॉपी लेके इसको सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चनों के लिए मैं आपको ट्रिक बताता चलता हूँ ना कैसे करना है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहला है बेटे कि क्या है कि प्रोबेबिलिटी को जो है सिलेबस से आपके हटा दिया गया है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है हट चुकी है। लेकिन जो मॉडल पेपर है बेटा उसमें प्रोबेबिलिटी के मुझे 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिले थे। तो मैंने क्या किया है, ऐसा ना हो कि आपके बोर्ड में गलती से प्रोबेबिलिटी आ जाए तो फिर आपको दिक्कत हो, तो उन सभी क्वेश्चनों को इसी मॉडल पेपर में एक साथ डाल दिया है। अब आगे के जितने भी आपको मॉडल पेपर होंगे वहाँ पे प्रोबेबिलिटी के कोई भी सवाल एक्स्ट्रा नहीं आएगा। तो बस आपको इतने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चनों को सीख लेना है, इतने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चनों को क्या कर लेना है बेटा? सीख लेना है, क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी के पूछेगा तो इन्हीं में से कोई आपसे वहाँ पे पूछ लेगा। तो इन क्वेश्चनों को आपको ट्राई कर लेना है। बाकी इसके अलावा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपको ना कराए जाएंगे ना करने हैं, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में भी नहीं। अब ये प्रोबेबिलिटी के 5-6 क्वेश्चन लगातार क्यों कराए जा रहे हैं? क्योंकि ये मॉडल पेपर में हमको दिए गए हैं, इसलिए कराया जा रहा है केवल। तो पहला बोला गया है बेटा, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कोई 52 कार्ड्स का पैकेट है बेटा, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो प्रोबेबिलिटी बताना है बीइंग अ एस विल बी। तो आपको बताना है
नॉट BNSS, तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि वहां से एस ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब देखिए हमको ये पता है कि पूरे जो कॉर्ड होते हैं बेटा उसमें नंबर ऑफ एस कितने होते हैं, नंबर ऑफ एस कितने बेटा होते हैं 4, क्या होते हैं 4। तो नंबर ऑफ कार्ड विदाउट एस, ऐसे कार्ड जो एस ना हो, तो बेटा 52 टोटल है, उसमें 4 एस है तो वो हट जाएंगे, तो बचेगा कितना बेटा 48 बचेगा। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड तो वो है हमारे पास कितने बेटा 52 है। तो जब भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है फेवरेबल कंडीशन डिवाइड बाई टोटल कंडीशंस। तो आप अब देखिए जब हमको निकालना है नॉट एस, प्रोबेबिलिटी निकालना है कार्ड नॉट एस, क्या निकालना है बेटा कार्ड नॉट एस। तो कार्ड नॉट एस की जो हमारे फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन की अगर हम बात करें, फेवरेबल कंडीशन डिवाइड बाई बेटा टोटल आउटकम्स, ये आपके बेटा फार्मूला होता है, ये आपका क्या होता है बेटा फार्मूला होता है। तो टोटल आउटकम आपका फार्मूला हो गया। अब ध्यान सुनिए बेटा इसमें, अब फेवरेबल कंडीशन क्या है कि ऐस ना हो, तो ऐस ना हो तो उनमें से कितने कार्ड आ सकते हैं, ये 48 में से कुछ भी आ सकता है। तो 48 और टोटल आउटकम क्या है, टोटल कार्ड कितने आपके पास है 52। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। आपको पहले इसको 3 से काट लीजिए बेटा और फिर इसको काट लीजिए, 3 से नहीं कटेगा मेरे हिसाब से, नहीं, इसको आप काटिए बेटा सीधे 2 से काटिए, तो 27 ये हो जाएगा, नहीं 26 आ जाएगा, 26 फिर 2 से काट दीजिए 12/13, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 12/13। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 12/13। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कहा जा रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन आ डाइस इज थ्रोन वंस। अब देखिए डाइस में नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर होते हैं बेटा 6। अब हमारे जो फेवरेबल कंडीशन है कि इवन नंबर आ जाए, तो इवन नंबर हमारे पास कौन होते हैं 2 होता है 4 होता है 6। तो जब हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या हो जाएगी बेटा टोटल फेवरेबल कंडीशन हमारे पास 3 ही है, 2 आ जाए 4 आ जाए 6 आ जाए, और टोटल आउटकम कितने बेटा 6 हैं। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1/2 हो गया, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका आंसर होगा बेटा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 आपके कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 ईयर्स, कितने बेटा 53 संडे, सॉरी द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडे, कितना बेटा 53 संडे का आपको सवाल पूछा गया। तो इस सवाल को आप डायरेक्ट ये बेटा इसको रट लेना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जब आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडे, जिसमें क्या पूछा जाए कि 53 संडे हो, उसका क्या कंडीशन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा बेटा 1/7, उसका आंसर होगा क्या होगा बेटा 1/7 होगा। तो इसको आप लोग लर्न कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमें पेन नहीं उठाना, तो कुछ चीजें आपको रटते हुए चलना है ताकि आपको इन क्वेश्चनों को पढ़ें और सीधे टिक मार दे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/7, मतलब थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बोला गया बेटा आ बैग, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है बेटा आ बैग कंटेन 3 रेड बॉल। एक बैग है बेटा उसमें रेड बॉलें कितनी बेटा 3 हैं, और ब्लैक बॉल कितनी बेटा 5 है, ब्लैक बॉल आपके 5 है। तो टोटल बॉल कितनी हो गई बेटा 8 हो गई, टोटल बॉल वो हो गई बेटा 8। ठीक है, इफ 1 रेड बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, हमने एक रेड बॉल को रैंडमली निकाला है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बेटा प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल की, किसकी रेड बॉल की। तो हमारे पास फेवरेबल कंडीशन कितनी, इन जो 3 बॉल है उनमें से कोई एक आ जानी चाहिए, और टोटल आउटकम क्या है 8 में से कुछ भी आ सकता है। तो आपकी जो फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी वो 3/8 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो थर्ड ऑप्शन आपका इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला बोला गया है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ एस। बोला गया है कि एक कार्ड है, कार्ड की आपकी कोड सबको सफल किया गया है, तो आपको बताना है कि एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमें पता है बेटा 4 एस होते हैं, कितने एस होते हैं बेटा 4। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस तो हमारे फेवरेबल क्या है, इन 4 में से कोई एक आ जाए, और टोटल आउटकम कितने होंगे बेटा 52। तो इसको जब आप डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13, तो 1/13 आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 1/13 हो जाएगा। तो ये आपका डी ऑफ थर्ड ऑप्शन सही हो गया 8 नंबर का। चलते बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है बेटा आ कॉइन इज टॉस्ड वंस द प्रोबेबिलिटी वी गेट हेड विल बी। अब देखिए टॉस जब भी आप कॉइन करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल आउटकम 2 है, तो हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो हेड आने के एक ही चांस है बेटा, एक हमारा फेवरेबल है, और टोटल कंडीशन कितनी 1/2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। अब चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोला जा रहा है बेटा कि
वैल्यू बता दीजिए आप हमको, क्या बता दीजिए बेटा, वैल्यू बता दीजिए साइन स्क्वायर, किसकी बेटा बताना है, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30। तो हमको पता है साइन स्क्वायर 60 को इस तरह से लिख लेते बेटा, साइन 60 का स्क्वायर माइनस बेटा साइन 30 का स्क्वायर। अब साइन 60 का स्क्वायर हमको पता है √3/2 होता है, तो √3 का स्क्वायर माइनस साइन 30 का वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर। √3/2 का स्क्वायर होता है बेटा आपके पास 3/4 और 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। जब एलसीएम लेंगे तो बेटा तो हो जाएगा 3 - 1/4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2/4 = 1/2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1/2 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है बेटा, देखिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है बेटा कि tan a = 4/3 है। tan a = कितना है बेटा, a/4 है। tan a = आपके पास कितना बेटा 4/3 है। द वैल्यू ऑफ cos a, आपको किसकी वैल्यू बताना है बेटा, cos a की वैल्यू बताना है। किसकी बताना है, cos a की। तो हमको पता है कि जो tan a होता है बेटा, कौन होता है बेटा, tan a, वो किसके इक्वल होता है, वो आपके पास होता है बेटा हाई परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। किसके बराबर होता है बेटा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस के बराबर होता है। तो tan इसके बराबर होता है, तो tan की जगह मैं परपेंडिकुलर बटे बेस रख दूं तो क्या बेटा आपके पास 4/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 4/3 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो बेस है वो 3 है और जो परपेंडिकुलर है वो कितना बेटा 4 है। तो अगर आपको यहाँ से पता चले तो अब आपको निकालना होगा हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस का बेटा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू आ जाएगा बेटा 5। हाइपोटेनियस इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। और आपसे वैल्यू पूछी गई है किसकी बेटा, cos a की। किसकी पूछी गई बेटा, cos a की। और cos a क्या होता है बेटा, cos a होता है बेटा बेस डिवाइड बाई बेटा हाइपोटेनियस। बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है, बेस है 3, बेस कितना है बेटा 3 और हाइपोटेनियस कितना 5 है। तो cos a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5। कितनी हो जाएगी बेटा 3/5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि 1 माइनस का tan 45 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर का tan 45 स्क्वायर, तो इक्वल किसके होगा। तो 1 माइनस का बेटा tan 45 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस tan 45 का स्क्वायर, ये है बेटा। अब हमको tan 45 1 के इक्वल होता है। tan 45 किसके बराबर हो, 1 के। तो 1 - 1 डिवाइड बाई 1 + 1 हो जाएगा बेटा। तो ऊपर आ जाएगा 0/1, 0/2 कितना आ जाएगा 0/2। तो आंसर आ जाएगा 0। तो अब हमको पता है किसकी वैल्यू 0 होती है, आपको ये देखना है। cos 90 की बात की जाए तो 0 होता है, तो और वैल्यू ही कितनी है बेटा 0। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, cos 90, क्योंकि cos 90 भी 0 होता है और ये भी सॉल्व करके कितना रहा 0। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया रहा बेटा कि इफ x tan 45, क्या बोला गया बेटा कि x tan 45 इंटू cos 60 इक्वल टू होता है बेटा sin 60 cot 60। तो x की वैल्यू बताना। अब देखिए x tan 45 होता है बेटा 1 और cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। वैल्यू पुट कर दी बराबर sin 60 होता है बेटा √3/2 और cot 60, क्या बेटा cot 60 की बात आ जाए तो cot 60 होता है हमारे पास 1/cot 60 की अगर बात आ जाए तो वो होता है बेटा 1/√3। कितना होता है बेटा 1/√3। तो √3 से √3 कट जाएगा बेटा। अब यहाँ से x/2 इक्वल टू आ जाएगा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा +1 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि 3 cot a = 4 है, देन द वैल्यू ऑफ sec a। sec a की वैल्यू पूछी गई। तो अगर मैं 3 cot a को लिखूं बेटा 4, तो क्या मैं आपसे cot a इक्वल टू लिख सकता हूँ बेटा 4/3। कितना लिख सकता हूँ बेटा 4/3 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ बेटा 4/3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हो। अब आपको पता है कि हमारे पास जो cot a होता है वो होता है बेटा बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से परपेंडिकुलर आ गया 3 और बेस आ गया आपके पास 4। बेस कितना आ गया बेटा 4 आ गया। बेस कितना आ गया बेटा 4 आ गया। बेस आ गया हमारे पास 4। बेस कितना आ गया बेटा 4 आ गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर और बेस है बेटा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू आ जाएगा 5। हाइपोटेनियस इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5। अब हमसे पूछा है सेक ए। क्या पूछा बेटा सेक ए। तो सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है हमारे पास बेटा हाइपोटेनियस डिवाइड बाई बेस। ये होता है बेटा सेक ए।
सेक ए का फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है और बेस कितना है बेटा, बेस आपके पास है 3। तो टोटल आंसर कितना हो गया 5/3। आंसर कितना हो गया बेटा 5/3 हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। अब देखिए इसके आगे जो अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। कहाँ चलते हैं बेटा 15 में। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात की जाए बेटा, तो इफ साइन ए जो है 4/5 के बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ द tan ए की बताना है। तो अब देखिए साइन ए आपका 4/5 के बराबर है, किसके बराबर है बेटा 4/5 के बराबर। तो इसका मतलब हाइपोटेनियस हो गया, क्योंकि हमें पता है कि जो साइन ए होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस डिवाइड बाई बेटा, सॉरी हाइपोटेनियस बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेटा हाइपोटेनियस होता है। तो अब जब यहाँ से हम लोग इक्वल करेंगे तो क्या यहाँ से परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस इक्वल टू आ जाएगा 4/5। तो यहाँ से हाइपोटेनियस आ गया बेटा 5 और परपेंडिकुलर आ गया 4। ठीक, अब जब यहाँ पे फिर वही फार्मूला लगाएंगे कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बेस स्क्वायर प्लस का आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। अब हाइपोटेनियस की वैल्यू रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा 25, बेस का स्क्वायर आपको पता करना और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो यहाँ से 25 माइनस 16 इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा बेटा आपके पास 9, तो बेस इक्वल टू आ गया 3। बेस इक्वल टू कितना आ गया 3। अब आपसे पूछा गया है कि आप tan ए की वैल्यू बता दीजिए। किसकी बता दीजिए बेटा, tan ए की वैल्यू बता दीजिए। अब सबको पता है tan ए क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई होता है बेस बेटा। तो परपेंडिकुलर आपके पास है बेटा 4, परपेंडिकुलर कितना है 4 और बेस अभी आप निकाल के लाए हैं 3, बेस कितना निकाल के आए 3। तो tan ए कितना हो जाएगा 4/3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पे कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बेटा, एन अर्थमेटिक मीन ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 to 15, 1 से लेके 15 के बीच के इवन नंबर लिख लेते हैं। इवन नंबर 1 to 15, तो 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14 ये आपके इवन नंबर हो गए। इनका अर्थमेटिक मीन पूछा है, तो अर्थमेटिक मीन इक्वल टू हो जाएगा टोटल सम ऑफ टोटल नंबर और नीचे हो जाएगा टोटल नंबर। ठीक बेटा, तो सम ऑफ नंबर से लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 11 नहीं होगा बेटा 12 और 14 ये हो गएगा। अब टोटल नंबर कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो कितने बेटा 7 नंबर है। तो अब जब इसको ऐड करेंगे तो बेटा हो जाएगा 12 और यहाँ 8 को 10 से जोड़ोगे तो 18, 12 प्लस का बेटा आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा आपका हो जाएगा 14। तो 12 और 14 यहाँ तक हो गया। तो अब आगे देखिए बेटा डिवाइड बाई हो जाएगा आपका 7, डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। अब जब आप इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा बेटा 12 और 18 हो जाएगा आपके पास, 12 और 18 हो जाएगा आपके पास लगभग 30 प्लस का 12 और 14 इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास बेटा कितना 26 डिवाइड बाई बेटा 7। अब इसको ऐड करोगे तो 56 डिवाइड बाई 7, तो यहाँ से आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा बेटा 8। तो जो आपका अर्थमेटिक मीन होगा 1 to इवन नंबर 1 to 15 तो वो हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा बेटा 8। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है आपसे, अर्थमेटिक मीन ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 9, 1 to 9 के बीच में जितने नेचुरल नंबर है बेटा 1 to 9, अर्थमेटिक मीन ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 9, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इनका बेटा अर्थमेटिक मीन बनाना है। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है बेटा, सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर। तो टोटल नंबर का सम कितना हो जाएगा बेटा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 और +9 बेटा। और टोटल कितने नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 से बेटा डिवाइड करते हैं। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा बेटा 3, 3, 6 प्लस का बेटा हो जाएगा 9, ये हो जाएगा बेटा 13 और ये हो जाएगा 17 डिवाइड बाई 9। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 15 प्लस का 30 डिवाइड बाई 9, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 45/9। तो यहाँ से हो जाएगा 5। तो यहाँ से अर्थमेटिक मीन कितना आ गया बेटा 1 से लेके 9 तक के नेचुरल नंबर का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो होता है 5। कितना होता है बेटा 5। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सेकंड सही हो जाएगा। 17 का कौन सही हो जाएगा बेटा 17 का जो है आपका 5 नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन में। 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस का 6bx प्लस के इक्वल टू 0 आर इक्वल, जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं तो के की वैल्यू बताना। देखिए इफ रूट्स आर इक्वल
आर इक्वल, अगर आपके रूट जो है बेटा इक्वल हैं तो डी इक्वल टू होता है जीरो। अब डी क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू होता है जीरो। अब यहाँ से पता है 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का k इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे a जो है आपके पास 3 हो जाएगा, b आपके पास -6 हो जाएगा और c आपके पास हो जाएगा k। ठीक है बेटा, यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली। a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b होता है x का कोफिशिएंट और c होता है कांस्टेंट। जो वैल्यू पुट करोगे तो b की जगह आ जाएगा बेटा 6 का स्क्वायर माइनस का 4, a की जगह आ जाएगा 3 और c की जगह आ जाएगा बेटा k इक्वल टू जीरो। तो हो जाएगा 36 माइनस का बेटा 12 k इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा माइनस का 12 के बराबर हो जाएगा बेटा 36। कितना हो जाएगा, माइनस 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 कर जाएगा तो के इक्वल टू आ जाएगा 36 डिवाइड बाई 12। तो के इक्वल टू आ गया 3, के इक्वल टू आ गया 3। तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3। तो आपके रूट्स क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल होंगे। जैसे आप लोग क्वेश्चन नंबर कौन से देखेंगे, 18 था ना, हाँ, तो यहाँ पे के इक्वल टू आ गया 3। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, सेकंड आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है बेटा, 19 आपसे कह रहा है द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 विल बी। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 इक्वल टू जीरो के आपको जीरोज भर जाने हैं बेटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x को हम लोग लिख सकते हैं बेटा 7 को लिख लेते हैं बेटा 5x प्लस का 2x प्लस का 10 इक्वल टू जीरो। यहाँ से बेटा x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2 और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू जीरो बेटा। तो यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू जीरो होगा या फिर आपके पास बेटा x प्लस 5 इक्वल टू जीरो होगा। तो अगर x प्लस 2 इक्वल टू जीरो होगा तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2, और अगर आपके पास बेटा x प्लस 5 जीरो हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस का 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 और माइनस का 5। कितनी आ जाएगी बेटा, माइनस का 2 और माइनस का 5। तो x बराबर आ जाएगा बेटा आपके पास माइनस का 2 और माइनस का 5। 19 का ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा 20 नंबर के क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे बेटा द सम ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इतना। तो पॉलिनोमियल दिया गया बेटा 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपका सम ऑफ जीरोज पूछा गया है। क्या पूछा गया है बेटा, सम ऑफ जीरोज। तो इसको a स्क्वायर प्लस का bx प्लस c से जब आप लोग इसको रिलेट करेंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा 3, b इक्वल टू आ जाएगा 5 और c इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2। सम ऑफ जीरोज जो होता है, सम ऑफ जीरोज वो होता है बेटा माइनस का b बाई ए। कितना होता है बेटा, माइनस का b बाई ए। तो माइनस का 5/3। तो आपके पास सम ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 5/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। तो ये आपके बेटा मॉडल पेपर के 20 जो थे वो आपके थे कौन से क्वेश्चन बेटा, ये वो क्वेश्चन है जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आएंगे। अब हम चलते हैं बेटा डू ऑल द पार्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चनों में। किसके बेटा, 2 मार्क्स के क्वेश्चनों में। तो इसको मैं आपको बोर्ड कॉपी में सॉल्व करके दिखाऊंगा कि वहाँ आपको कैसे करना है, क्योंकि यूपी बोर्ड की कॉपियों को लिखने का एक पैटर्न, एक सिस्टम होता है। आपको उसी सिस्टम से कॉपियों को लिखना होगा, तभी आपको पूरे में पूरे मार्क्स आते हैं। अगर जिस सिस्टम में मैं आपको कॉपी लिखने को बता रहा हूँ आप उस सिस्टम में बोर्ड में लिख के आते हैं तो आप ये मानिए कि बोर्ड में आपके मैथ में 100 मार्क्स आ जाएंगे बेटा। जैसे आपको देखिए अब ये 21 क्वेश्चन है बेटा, डू ऑल द पार्ट्स। क्या है बेटा, डू ऑल द पार्ट्स है। अब ठीक बेटा, अब मैंने यहाँ पे ब्लैक स्केच को लाना भूल गया हूँ तो मैं ग्रीन से लिखता हूँ आपको, लेकिन वहाँ ब्लैक से ही लिखना है। ठीक है बेटा, इस बात को ध्यान रखना, ये नहीं कि आप भी ग्रीन से लिख दें। तो आप यहाँ डालेंगे, जैसे यहाँ पे है 20 नंबर 1 तो लिखेंगे हम लोग आंसर 21। आंसर नंबर 21 का ए नंबर हम करने जा रहे हैं। कौन सा करने जा रहे हैं बेटा, ए। इस तरह से डालेंगे आंसर 21 का ए। अब क्वेश्चन कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए वैल्यू फॉर विच वैल्यू ऑफ वन साइमल्टेनियस इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड 2k माइनस 1 का होल x प्लस का k माइनस 1 वाई इक्वल टू 2k प्लस 1 इक्वल टू 0 हैविंग नो सोल्यूशन। बोला गया है कि इसके कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो पहले तो दोनों आप लोग इक्वेशन को लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, दोनों इक्वेशन को। इक्वेशन फर्स्ट की बात की जाए तो वो आपके पास दी गई बेटा 3x प्लस का y इक्वल टू 1। कितना दिया गया बेटा। अब इसको सही से फार्म में जब हम लोग लिखेंगे तो इसको लिख लेंगे बेटा 3x प्लस का y माइनस का 1 इक्वल टू 0। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम दे देंगे भैया, इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ से हम लोग लिख लेंगे a1 3 हो जाएगा, b1 आपके पास 1 हो जाएगा और c1 आपके पास हो जाएगा बेटा माइनस का 1। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो जाए। अब हम लिखेंगे इक्वेशन 2 को बेटा। किसको लिखेंगे, इक्वेशन 2 को लिखेंगे। इक्वेशन 2 आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई है, इक्वेशन 2 दी गई है बेटा आपके पास 2k माइनस 1 x प्लस का
के माइनस का 1 वाई इक्वल टू 2k+1 ये दिया गया बेटा। अगर ये दिया गया तो इसको इधर ले आते हैं, तो इसको पहले लिख लेंगे 2k माइनस का 1 एक्स प्लस का k माइनस का 1 वाई माइनस का बेटा 2k प्लस का 1 इक्वल टू 0 इस फार्म में आ गया। तो अब यहाँ x का जो कोफिशिएंट है इसको बेटा a2 नाम दे दो, इसको b2 नाम दे दो और इसको c2 नाम दे दो। तो अगर यहाँ से मैं वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ से a2 इक्वल टू आ गया 2k-1, b2 इक्वल टू आ गया बेटा k-1 और c2 इक्वल टू आ गया माइनस का 2k+1 ये आ गया बेटा। अब हमको पता है उसने बोला है कि जो दोनों लीनियर इक्वेशन इसके हैविंग नो सोल्यूशन, तो लिखेंगे लीनियर इक्वेशन हैविंग नो सोल्यूशन बेटा, नो सोल्यूशन। तो अगर इसको नो सोल्यूशन के केस में लेके जाना है तो नो सोल्यूशन की कंडीशन होती है बेटा, तो a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल होना चाहिए b1 डिवाइड बाई b2 के, पर ये इक्वल नहीं होना चाहिए c1/c2 के। तो वैल्यू पुट करेंगे, पुट ऑल द वैल्यूज, पुट ऑल द वैल्यूज। जब आप वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो a1 की जगह रख देंगे बेटा हम लोग 3 और a2 की जगह रख देंगे 2k-1। ठीक है, इसी तरह से अब इधर जाएंगे बेटा b1 की जगह रख देंगे 1 और b2 की जगह रख देंगे k-1। अब c2 को तो कॉमन करना नहीं तो इसको रहने देते हैं, यहाँ तक कर लिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे, जब सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख देंगे बेटा, एक मिनट इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, 3 डिवाइड बाई k-1 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई k-1, 1 डिवाइड बाई k-1, ये 2k है, 2k। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 3k-1 3k-1 इक्वल टू 2k-1 कितना हो जाएगा बेटा 2k-1। तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k-3 इक्वल टू 2k-1 हो जाएगा। अब 2k को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा बेटा 3k-2k इक्वल टू 3 को उधर ले जाते हैं -1 और प्लस का 3, यहाँ से हो जाएगा k और यहाँ बच जाएगा 2, तो k इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2 आ गया। कितना आ गया बेटा 2 आ गया। तो आपसे यही पूछा गया था फॉर विच वैल्यू ऑफ 1 नहीं, सॉरी ये k है, वही मैं कहता हूँ कुछ यहाँ पे रॉन्ग लिख गया। हाँ ठीक है, ये सवाल था फॉर विच वैल्यू ऑफ के साइमल्टेनियस इक्वेशन इतने से इतने हैविंग नो सोल्यूशन, तो इसके कोई भी सोल्यूशन ना हो तो आपकी के की वैल्यू कितनी हो चाहिए 2। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा इसी के नीचे थोड़ा सा आप लोग हाईलाइट करके लिख दिया करेंगे बेटा, क्या लिखना है कि द वैल्यू ऑफ के इज द वैल्यू ऑफ के इज 2 हैविंग नो सोल्यूशन, हैविंग नो सोल्यूशन। तो ये आपके आंसर हो गए बेटा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से वहाँ पे लिखना होगा। अब जब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो इसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है बेटा, हाईलाइट कर देना, थोड़ा सा इसको क्या कर देना, यहाँ पे द इंड का सिंबल बना देना इस तरह से। मैंने बताया ना ये ग्रीन इसके वहाँ यूज नहीं होंगे, यहाँ मैं इसलिए क्योंकि मैं अभी कमरे में लाना भूल गया, वो नीचे कमरे में रखे हैं तो इसलिए मैं अब इसी से वीडियो बना दे रहा हूँ। तो इस तरह से आपको कर देना है, तो ये होगा। अब अगर आपकी पेपर में ये 2-3 लाइन बचेंगी तो अगला क्वेश्चन यहाँ से नहीं लिखना, अगले पेज से लिखना है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही तो चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आप फिर यहाँ पे क्या डालोगे बेटा, आंसर क्या डालोगे बेटा, आंसर नंबर 2 और 2 का वो भी कौन सा बी, 2 का बेटा बी नंबर करने जा रहे हैं, 2 का क्या करने जा रहे हैं बी नंबर। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर, अच्छा कोई फिगर दी है, ठीक है ये फिगर है, ठीक है। इन द गिवन फिगर ए ओ, जो ए ओ है और जो ओ सी है इनका रेशियो और बी ओ और आपका ओ डी का रेशियो 1:3 है। कितना बेटा 1:3 है। इफ जो डीसी है बोला गया बेटा वो है 1.5, तो आपको बताना है कि ए बी कितना होगा, तो आपको ए बी बताना। अच्छा ये है क्वेश्चन, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से आप लोग वहाँ सॉल्व करेंगे, अगर बोर्ड में ही आता तो देखिए तो थोड़ा कायदे से करना पड़ेगा ना। तो इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी वी गेट,
ठीक बेटा, इसी ट्रायंगल को हम लोग कॉपी में यहाँ साइड में बना लेते हैं ताकि आपको समझने में जाए, इसीलिए मैंने इधर जगह की है। आपको इसी तरह से 2 लाइनें खींच के ही कॉपी को लिखना चालू करना है बेटा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ क्योंकि इसी फार्मूले से सारी चीज़ें हमको सॉल्व करना होगा। तो ये हो गया डी, ये हो गया सी, ये हो गया बेटा 1.5, ये हो गया ओ, ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो हमने 2 ट्रायंगल लिए हैं बेटा, एक तो लिखा है ए ओ बी और एक लिया है बेटा सी ओ डी। इन दोनों ट्रायंगलों को लिया है। ठीक है बेटा, अब यहाँ से देखिए, पहली चीज हमको ये पता चली कि जो एंगल ए ओ बी होगा, जो कौन सा एंगल होगा ए ओ बी, और एंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल बेटा, और आपका एंगल सी ओ डी ये वाला एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट होंगे और दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं बेटा, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आगे, यहाँ तक हो गया। अब पहला चीज तो ये हमको यहाँ से पता चली। दूसरी चीज हमको ये पता है, वो दिया हुआ है कि जो ए ओ है, क्या है बेटा, ए ओ वो इक्वल है ओ सी के। तो यहाँ से बी ओ डिवाइड बाई सी डी, ये क्या है बेटा, गिवन है। तो ए ओ और ओ सी का रेशियो किसके इक्वल होगा बेटा, बी ओ डिवाइड बाई ओ डी के रेशियो के बराबर होगा। ये हमको दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड, किससे बेटा जा रहे हैं, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से जा रहे हैं, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से अगर हम जा रहे हैं, इस क्राइटेरिया से अगर हम लोग जा रहे हैं, तो देखो इसके आगे क्या होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि जो ट्रायंगल हमारे पास ए ओ बी है वो सिमिलर है किसके बेटा, ट्रायंगल सी ओ डी के। किसके सिमिलर है बेटा, सी ओ डी के। तो हेंस यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, हेंस कि जो ए ओ होगा, कौन सा बेटा, ए ओ, और जो होगा ओ सी, उसी का रेशियो आपके किसके बराबर होगा, बी ओ डिवाइड बाई ओ डी के बराबर होगा। इसी तरह ये रेशियो होगा ए बी का, किसका रेशियो बेटा, ए बी का रेशियो किसके बराबर होगा, डी सी के बराबर होगा, डी सी के बराबर होगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट कर नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, ये जो ए बी है, ए बी इक्वल टू डी सी, अब ये पूरा का पूरा आपको उसने बताया कि 1/3 के बराबर है, तो इसको 1/3 कर देंगे क्योंकि बी और ओ डी की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। तो इसको यहाँ तक लिख लिया बेटा। अब अगर लिख लिया तो अब देखो डी सी की वैल्यू रख दी क्वेश्चन में हमको, जो है डीसी की वैल्यू दी गई थी क्वेश्चन में हमको, किसकी वैल्यू दी गई थी बेटा, डीसी की वैल्यू दी गई थी। तो डीसी की वैल्यू आपको दी गई है 1.5, ये लिखी बेटा साफ साफ 1.5, डीसी की वैल्यू है 1.5। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू बेटा DC/3 हो जाएगा कि नहीं होगा, यहाँ तक देख लीजिए। अब डीसी की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ डीसी, पुट द वैल्यू ऑफ डीसी। तो जब डीसी की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से ए बी इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1.5 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू आ जाएगा बेटा आपके पास 0.5, कितना आ जाएगा बेटा, 0.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.5। ठीक, अब देखो यहाँ तक हो गया। अब इसके नीचे थोड़ा सा आपको लिखना होगा, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे उसको ध्यान समझना बेटा। वहाँ पे हम लिखेंगे हेंस वैल्यू ऑफ ए बी विल बी 0.5 यूनिट, कितने यूनिट बेटा, 0.5 यूनिट। यहाँ तक लिख दिया बेटा, इस तरह से लिखना। अब क्वेश्चन हो गया है तो फिर से हम लोग इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे डाइंड का सिंबल बना देंगे। ये क्वेश्चन यहाँ तक होगा। अब फिर थोड़ी सी लाइनें बची तो अब यहाँ नहीं लिखेंगे, अगला क्वेश्चन अगले पेज से लिखेंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बेटा, इस क्वेश्चन को आपने कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का सी नंबर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेटा, ये है ना 2 का सी, ध्यान देखिए, ये है ना 2 का सी नंबर, बी तक हो गया। अब हम लिखेंगे आंसर नंबर, आंसर 2 का सी बेटा, किसका बेटा, 2 का सी है। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, बोला गया है रिप्रेजेंट द नंबर 0.666 डैश 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 इन द फार्म ऑफ पी बाई क्यू। किसके फार्म में लिखना है बेटा आपको, पी बाई क्यू के फार्म में इसको लिखना है। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। कभी लिख देगा 0.777 को पी बाई क्यू के फार्म में लिखिए, पी बाई क्यू के फार्म में लिखने के लिए आता है। तो इसको एक बार सीख लीजिए बेटा कैसे लिखना है। तो इस क्वेश्चन को हमेशा हेडिंग बाई हेडिंग करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो हेडिंग पड़ेगी हमारी गिवन। हेडिंग क्या पड़ेगी बेटा, गिवन। तो जब हेडिंग गिवन पड़ेगी तो जो भी गिवन है उसको आपको लिख लेना होगा। तो गिवन क्या है बेटा, द
नंबर 0.666 ये नंबर दिया गया है आपको। ठीक बेटा, अब इसके बाद टू फाइंड क्या लिखेंगे बेटा, हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड। इसी तरह से आपको वहाँ लिखना है हेडिंग बाय हेडिंग। आपको अगर मैथ में 100 चाहिए, ठीक है। टू फाइंड क्या करना है, फाइंड ये है टू एक्सप्रेस इन फार्म पी बाई क्यू। किसके फार्म में एक्सप्रेस करना बेटा, पी बाई क्यू के फार्म में एक्सप्रेस करना है। वेयर पी कॉमा क्यू आर इंटीजर। यहाँ पे पी और क्यू दोनों क्या होनी चाहिए बेटा, इंटीजर्स होने चाहिए। एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, यहाँ तक सही है। अब देखिए इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये दिया है, ये गिवन है, ये गिवन है और ये गिया है बेटा, हमको फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे बेटा, लेट एक्स इक्वल टू 0.666, ये जो लिखा है वो किसके इक्वल है बेटा, आपके एक्स के इक्वल है। मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं बेटा, क्या कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10 वी गेट। मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड किसका बेटा, 10 का, तो वहाँ से वी गेट, वहाँ से हमको क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा बेटा 10x और ये हो जाएगा 6.666 डैश 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 डैश, इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 ये हो जाएगा बेटा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 तक आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन टू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा इक्वेशन 1 के साथ। किसके साथ बेटा, इक्वेशन 1 के साथ, किसके साथ, इक्वेशन 1 के साथ। तो जब हो जाएगा गिवन, ठीक है, तो जो हमारे पास इक्वेशन 2 है उसको इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है बेटा, 10x है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10x इक्वल टू 6.666 डैश, इस तरह से, ठीक बेटा। और इक्वेशन 1 क्या है, x इक्वल टू बेटा है 0.666। अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से बेटा आपके पास आ जाएगा 9x, कितना आ जाएगा बेटा 9x, और यहाँ से आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बेटा 6/9, कितना आ जाएगा बेटा 6/9 आ जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल टू हमारे पास आ गया 2/3। कितना आ गया बेटा 2/3 आ गया, 2/3 आ गया, ठीक। अब इसके आगे बेटा पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स। जब एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स कितना है 0.666 इक्वल टू हो जाएगा 2/3, कितना हो जाएगा बेटा 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये लिख गया बेटा। अब इसके बाद थोड़ा सा आपको वहाँ पे नीचे लिख देना है, विच इज ऑफ द फार्म पी बाई क्यू। किसकी फार्म बेटा, पी बाई क्यू की है। वेयर पी कॉमा क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। बोला गया बेटा विच इज, ये जो फार्म लिख गई है किसके, पी बाई क्यू की फार्म है, जहाँ पे पी और क्यू आपके इंटीजर है और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है। ये आपका आंसर हो गया पूरा। आप इतना लिखेंगे तब आपको बोर्ड वहाँ पे पूरे 2 मार्क्स देगी। और फिर नीचे मैंने बताया ना, ये वाला साइन जरूर लगाएं हर एक क्वेश्चन के दाई एंड पे। अब भी आपके आधा पेज ही बचा है, तो अब आधा पेज बचा है, तो इसके लिए नया क्वेश्चन हम नए पेज से ही स्टार्ट करेंगे। नया क्वेश्चन बेटा कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, नए पेज से ही स्टार्ट करेंगे। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर डी पे क्या कह रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर डी आपसे कह रहा है बेटा, ध्यान सुनिए, पहले तो हेडिंग डाल देते हैं बेटा। आंसर है ये 2 का डी है। अब ये आंसर है हमारे पास बेटा 2 के डी का, किसका बेटा 2 के डी का है, ठीक है। अब बोला गया है द एंड ऑफ डायमीटर ए बी, हमको एक सर्कल बोला गया है बेटा, ये हो गया हमारा सर्कल। इस लाइन को इसीलिए खींचा गया है, जो डायग्राम है सब इधर ही बनाया जाता है बेटा। सर्कल हो गया, इसकी डायमीटर है ए बी, तो ये हो गया बेटा ए और ये हो गया बी, ठीक है। जिसमें ए के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -2, -7, और बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 1, -11, ठीक है। यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। देन फाइंड द रेडियस, रेडियस क्या होती है बेटा, सेंटर से किसी भी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, और कोऑर्डिनेट, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। तो लिखेंगे बेटा ए बी इज अ डायमीटर, ए बी इज अ
diameter. Then C is midpoint ऑफ ए बी। तो सी जो होगा वो मिड पॉइंट होगा बेटा किसका, ए बी का। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो सी के कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है बेटा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई y1 प्लस का y2 डिवाइड बाई 2। तो इसको अगर नाम बेटा x1 कॉमा y1 देंगे तो ये हो जाएगा बेटा x2 कॉमा y2। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जब वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो x1 की जगह रख देंगे -2 और x2 की जगह रख देंगे 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई y1 की जगह रख देंगे -1 और y2 की जगह रख देंगे -11। तो यहाँ डिवाइड बाई 2। तो बताइए -2 में 1 जाएंगे बेटा माइनस का 1/2 बचेगा। अब यहाँ से -1 था और ये माइनस है तो -11/2 हो जाएगा। अब जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बेटा ये हो जाएगा माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 6। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी आ गया कि नहीं आ गया। पहला सवाल तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ सी बताना था, तो आपका पहले आंसर आ गया कि कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या होगा। अब आपसे पूछा गया है सी रेडियस, क्या पूछा गया बेटा रेडियस। तो हमें हेडिंग पड़ेगी बेटा रेडियस। अभी आपसे पूछा गया है रेडियस। तो रेडियस होता है बेटा सी बी के इक्वल, किसके बराबर होता है बेटा सी बी के इक्वल होता है। तो सी बी का फार्मूला हो जाएगा रूट के अंदर बेटा x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस का बेटा y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। तो अब अगर हम वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो यहाँ से x1, अब देखिए c के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है -1/2 कॉमा -6 और जो आपके पास b के कोऑर्डिनेट है वो 1 कॉमा -11। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो जब हम वैल्यू रखेंगे x1 की जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 -x2 की जगह रखेंगे तो 1। अब इसका स्क्वायर प्लस जब हम लोग बेटा y1 की जगह रखेंगे तो y1 है हमारे पास -6 और y2 है -11, तो -11 का स्क्वायर ये बनेगा बेटा। अब देखिए इसके बाद अब इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा कि -1/2 और -1 ये हो जाएगा रूट के अंदर बेटा 3/2। कितना हो जाएगा बेटा 3/2 माइनस का और इसके आगे लग जाएगा स्क्वायर। इसके आगे क्या लग जाएगा स्क्वायर प्लस का बेटा अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है -6 और ये माइनस होगा प्लस का बेटा। ये हो जाएगा -6 प्लस का 11 डिवाइड बाई बेटा 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा -11, हाँ ये हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा रूट के अंदर 9/4। कितना हो जाएगा बेटा 9/4 प्लस का ये हो जाएगा बेटा 5/2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 9/4 प्लस का 25/4। अब एलसीएम ले लेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 9 प्लस का 25/4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा रूट के अंदर आपके पास हो जाएगा 34/4, जिसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर बेटा 17/2 यूनिट। तो रेडियस का जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी बेटा रूट के अंदर 17/2 आ जाएगी। रूट के अंदर कितना आ जाएगा बेटा 17/2 आ जाएगी। हैंस ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। तो ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चनों में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है बेटा, इसको आप अच्छी तरह से ही तैयार कर लीजिए। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के ई पे। 2 का ई क्या कह रहा है बेटा 2 का ई आपसे कह रहा है आ कॉर्ड ए बी इज ऑफ अ सर्कल। किसमें है बेटा सर्कल पे है। तो हम बात कर लेते हैं बेटा एक, पहले तो मैं यहाँ लिखता हूँ आंसर। ये 2 का ई नंबर का है बेटा 2 का ई है। ठीक है। अब बोला गया एक सर्कल है, ये बेटा एक सर्कल हो गया। फिर ए बी एक कॉर्ड है तो ये ए बी कॉर्ड हो गई बेटा। फिर बोला गया है द सेंटर ऑफ द सर्कल सबटेंडेड द एंगल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा यहाँ से, कहाँ से सेंटर से। तो ये एंगल है बेटा 90 डिग्री, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। इन द इतने से इतने। तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट बेटा क्या है ये वाली सेगमेंट का आपको एरिया बताना है, इस सेगमेंट का एरिया बताना है। ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं ओ और इसको नाम दे देते हैं पी। तो देखिए बेटा यहाँ से तो रेडियस दी गई है 10। रेडियस कितनी दी गई बेटा 10। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा बेटा 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बेटा 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से हमको पता चल गया और थीटा कितना दिया है बेटा 90 डिग्री दिया है। थीटा कितना दिया है 90 डिग्री। तो अगर मैं लिखूँ एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी सेगमेंट का हमको एरिया लिखना है। तो वो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास हो जाएगा बेटा ए पी बी। थोड़ा इस तरह से बना रहेगा, कहीं ये वाला ना हो जाएगा ए पी बी। ठीक है। अब देखिए हम लिखेंगे बेटा एरिया ऑफ सेक्टर, क्या लिखेंगे एरिया ऑफ
सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर बेटा हो जाएगा OAPB, OAPB ये आपका सेक्टर है। इसमें माइनस कर देंगे बेटा, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब एरिया AOB को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसके आपके सेक्टर से, तो आपको ये नीचे वाला पोर्शन आपका सेगमेंट का मिल जाएगा। तो अब देखिए सेक्टर का एरिया का फार्मूला क्या होता है बेटा, थीटा बाई 360 डिवाइड बाई बेटा होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस का ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये होता है फार्मूला बेटा। अब थीटा आपको 90 दिया है तो 90/360 और यहाँ से हो जाएगा बेटा पाई और आर हो गया बेटा 10 का स्क्वायर, माइनस का 1/2। अब बेस की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा मैं, अगर मैं बेस की बात करूँ तो बेस हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से आपका बेस जो है आ जाएगा, बेस इसको निकालना पड़ेगा या आप डायरेक्ट निकाल लें तो बेस आपका आएगा 10, बेस भी कितना आएगा 10, अगर दो साइडें इक्वल है और 90 डिग्री का एंगल है तो थर्ड साइड भी उतना ही आएगा, तो बेस आ जाएगा 10। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू कितना हो गया बेटा, हाइट हो गया 10, क्योंकि बेस ये है हाइट ये है, क्योंकि ये हाइपोटेनियस में चला जाएगा। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट हो गया। तो अब जब यहाँ लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई 100 और इधर लिख सकते हैं बेटा 50, कितना लिख सकते हैं 50। जब इसको काटेंगे तो क्या है 25 इंटू बेटा आपके पास हो जाएगा 3.14 माइनस का 50, ये आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं बेटा, ये हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट एफ देखते हैं बेटा, एफ वाले क्वेश्चन को करते हैं। ये तो बेटा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ यूक्लाइड डिवीजन से एक फार्मूला का क्वेश्चन जरूर से जरूर 100% मिलेगा बेटा। ठीक, अब देखिए ऐसा आपको क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड करना है आपको 426 एंड 576 का HCF फाइंड करना है, किसकी यूज से, यूक्लाइड्स लैम्डा के लॉगरिथम के यूज से। तो अब देखिए बेटा, सबसे पहले हम लिखना चालू करेंगे गिवन। सबसे पहले लिखेंगे बेटा गिवन, किसको लिखेंगे बेटा, गिवन को। तो जब हम गिवन लिखने जाएंगे तो हमको ये पता है गिवन क्या है बेटा, 2 नंबर दिए गए हैं, 2 नंबर। ठीक बेटा, कौन कौन से, 426 एंड 576 ये दिए गए बेटा। फाइंड क्या करना है, HCF फाइंड करना है हमको। फाइंड क्या करना है बेटा, HCF ऑफ गिवन नंबर यूजिंग यूक्लाइड्स डिवीजन लैम्ना। ठीक बेटा, आपको 2 नंबर दिए गए हैं 426 और 576, इसका HCF आपको फाइंड करना है, वो भी किसकी हेल्प से बेटा, यूक्लाइड डिवीजन लैम्ना की हेल्प से आपको फाइंड आउट करना है। तो अब हेडिंग पड़ेगी बेटा आपके पास सॉल्यूशन। अब हेडिंग क्या पड़ेगी बेटा, सॉल्यूशन। अब हेडिंग आप डालना बेटा सॉल्यूशन। बेटा अब हेडिंग पड़ गई सॉल्यूशन। तो अब हमको क्या पता है बेटा, द ग्रेटर इंटीजर इज 576 एंड स्मॉलर इज 426। अब हमको यहाँ से पता है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 576 है और स्मॉलेस्ट जो इंटीजर है वो आपके पास कितना है बेटा, 426 है। ठीक बेटा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वी नीड टू अप्लाई यूक्लाइड्स, ऐसे ही थ्योरी आपको लिखना है बेटा, इस थ्योरी को अच्छी तरह सीख लेना। यूक्लाइड डिवीजन लैम्ना। ठीक, तो वो क्या होती है बेटा, ए इक्वल टू होती है आपके पास BQ प्लस का R होती है। क्या होती है बेटा, ऑन द गिवन नंबर, ऑन द गिवन नंबर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। अब यहाँ से देखिए गिवन ऑन द गिवन नंबर हो गया, तो वेयर ए इक्वल टू हो जाता है बेटा हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, 576 एंड बी जो होता है वो आपके स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है बेटा, तो वो है 426। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब यहाँ तक हो गया बेटा। तो जब लिखेंगे वी गेट, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 576, कितना आ जाएगा बेटा 576 इक्वल टू 426 इंटू 1 प्लस का बेटा 150,
ये हो जाएगा बेटा। अब इसके आगे जब आप सॉल्व करेंगे बेटा तो यहाँ से ये चीज़ आ जाएगी, नाउ वी नीड टू अप्लाई, नाउ वी नीड टू अप्लाई Euclid's Euclid division lemma are again taking। अब यहाँ पे दोबारा यूक्लाइड डिवीजन थ्योरम को अगर लगाएं तब क्या होगा बेटा, तो अब की बार बेटा ए बिगेस्ट नंबर हो जाएगा 426 एंड बी हो जाएगा बेटा आपके पास 150। जब लगाएंगे तो हो जाएगा 426 इक्वल टू बेटा 150 इंटू 2 प्लस का हो जाएगा बेटा 126। कितना हो जाएगा बेटा 126। ठीक है, टेकिंग अब दोबारा से हम लोग टेकिंग कर लेंगे बेटा कि ए इक्वल टू हो जाए 150 एंड बी इक्वल टू हो जाए आपके पास 126। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा 126 इक्वल टू 156 इक्वल टू 126 इंटू 1 प्लस का बेटा 30, प्लस का कितना हो जाएगा बेटा 30 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए। इक्वल हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा बेटा, ये 50 है, सॉरी 50 है, तो यहाँ से हो जाएगा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 36 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए फिर से हम लोग टेकिंग कर लेंगे बेटा, टेकिंग ए इक्वल टू 126 एंड बी इक्वल टू 36। आप ये कब तक लेट करना है, जब तक बी आपका इक्वल टू 0 ना आ जाए बेटा। अब जब पुट करोगे तो ये हो जाएगा 126 इक्वल टू 36 इंटू बेटा 36 हो जाएगा ना। अब 36 को क्या करोगे बेटा, किससे इसको करें कि यहाँ से जो है आपका पूरा खत्म हो जाए, इसको ध्यान से समझिए। 36 को किससे कर कितने बार मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। अब देखिए बेटा यहाँ पे जब आप लोग 150 में 126 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 24, तो यहाँ से बी हो जाएगा 24। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 126 इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस का 6। तो अब यहाँ से टेकिंग एक बार फिर से लगा लेंगे बेटा, टेकिंग ए इक्वल टू 24 एंड बी इक्वल टू बेटा 6। बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 24 इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस का 0। ये हो जाएगा। यहाँ तक आप बताइए अगर कोई दिक्कत हो। जैसे ही ये हुआ तब देखिए इसके नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ तक हो गया। अब देखिए आगे बेटा, एज द रिमाइंडर हैज बिकम शून्य, वी कांट प्रोसीड फर्दर, ठीक। अब नीचे अगली लाइन से लिखेंगे बेटा, नाउ द डिवीजर इज 6 व्हेन रिमाइंडर इज जीरो, इज कितना बेटा 0 हो जाएगा। तो डिवीजर जब आपका 6 है तो रिमाइंडर कितना हो जाता है बेटा 0 हो जाता है। नीचे लिख देंगे हेंस 6 इज द HCF ऑफ 426 एंड 576। ठीक है, तो आपका 426 एंड 576 का जो HCF होगा वो कितना आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके सॉल्व होगा। अब आपके 2 पार्ट बचे हैं, क्योंकि बताया ना 4 पार्ट में पेपर होगा, तो बहुत जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो करा दिए गए और जो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे वो करा देंगे। अगले के लेक्चर में बेटा हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चनों को ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट मॉडल पेपर में आपको यहीं तक करते हैं। अभी जो बाकी के अभी भी सवाल हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 24 जो आपका शेष है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। 1K व्यू जिस दिन भी मुझको इसमें मिल जाएंगे उसी दिन मैं आपको नेक्स्ट इसका पार्ट अपलोड कर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये मॉडल पेपर आपकी बोर्ड के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प रही होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।